हाय गाइस, दिस इज सुरेंद्र पाल फ्रॉम एक्सप्लोर कॉमर्स सॉल्यूशंस। आज हम फिर लेके आए हैं डायरेक्ट एमटीपी के केस सिनेरियोस एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज विच इज रिलीज फॉर दिसंबर 21। तो अभी तक सीरीज 1 आई है मुफ्त सीरीज की, और हम उसके केस सिनेरियोस आंसर के साथ आए हैं। और यस, आई विल प्रेफर कि आप लोग खुद ब खुद करो ये केस सिनेरियोस एंड एमसीक्यूज। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, और इसका मैं पीडीएफ भी इशू कर दूंगा उसमें अपने ग्रुप में टेलीग्राम पे। सो वहां पे आपको ये मिल जाएगा जो मैंने सॉल्यूशन करा है। तो हमारा पर्पस ये है कि देखो, आप आंसर देख के हम याद याद नहीं करने अपने को एमसीक्यू। तो ये ही पर्पस है कि हम उसके बैक में जाएं कि भाई क्या बेसिस पे एमसीक्यूज बने हैं और क्या कॉन्सेप्ट लेके एमसीक्यूज बने हैं। तो अपने को वो कॉन्सेप्ट समझना है और कैसे एमसीक्यूज क्रिएट होते हैं वो समझ आएगा। तो हम सबसे पहले केस सिनेरियो 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी हम इसी क्लास में ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं कि है नंबर 21 के लिए। जो केस सिनेरियो 1 है उसमें जाते हैं अपन। said that मिस्टर देवांश, जो कि इंडियन सिटीजन है और नॉन रेजिडेंट है इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर, तो उनका जो सैलरी का डिटेल, उनका जो इनकम का डिटेल दिया हुआ है, जिसमें क्या क्या है। एक तो डिविडेंड है फ्रॉम एमएनओ लिमिटेड विच इज एन इंडियन कंपनी। ओके, जब इंडिया की कंपनी से डिविडेंड इनकम मिल रही है तो वो अक्रूड और सिटीजन इंडिया वाली बात हो गई, तो ये चार्जेबल हो जाएगी। फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, उस इनकम को कमाने के लिए उसने शेयर खरीदे थे, उसके लिए लोन लिया था, तो उसका इंटरेस्ट है, तो जिसको डिडक्ट करके दिखाया, जो आप देखते हैं क्या होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। डिवेंचर कौन से कंपनी के? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, और खरीदे किसने? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कि डिवेंचर है। डिवेंचर किसके हैं? XYZ लिमिटेड। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ध्यान रखना, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है, जिसका सेल परचेज दे रखा है और कमीशन दे रखा है। देन जो ये पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आया था, जो हम सेल किया था, उससे हमने री इन्वेस्ट कर दिया है टू डिवेंचर लिस्टेड शेयर खरीदने के लिए इंडियन कंपनी एबीसी लिमिटेड को। ठीक है, तो ये डिटेल्स अपने को दिए हुए हैं, और अपने को 2005 2021 का अपने को कॉस्ट इंडेक्स दे रखा है। सो कॉस्ट इंडेक्स दे रखा है, उसके बेसिस पे अपने को आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन देखो, केस सिनेरियो बहुत ही छोटा था, पर उसमें से कैसे अपने को आंसर करना है वो अपन देखेंगे। तो उसमें देखो, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। तो हमें सिर्फ डिविडेंड कितना टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर देवांश। ठीक है, और किस रेट पे होगा? ठीक है, जो कि एमएनओ लिमिटेड से मिला, मतलब इंडियन कंपनी से मिला है, और उस पर टीडीएस किस रेट से कटेगा। ठीक है, ये अपने को देखना है। तो सरचार्ज और सेस को इग्नोर करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। अब देखो, डिविडेंड है, किससे मिला है? डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से, तो इंडिया में तो चार्जेबल होगा। ओके, कैसे चार्जेबल होगा? देखिए, केस सिनेरियो 1 का आंसर 1 देखो सिंपल है। एज पर सेक्शन 115A, जब आप एंड नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को आप डिविडेंड पे करते हो, तो दैट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 20%। और उसमें से कोई भी आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, चाहे कोई भी एक्सपेंस हो। बट अगर आप यहीं पे रेजिडेंट होते तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाता अप टू दी मैक्सिमम ऑफ 20%। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, और सिंपली चार्ज हो जाएगा 20% की रेट पे डिविडेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 115A डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी बताता है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है एट रेट 20%, और उसमें से कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है, और टीडीएस कितना कटेगा? 20%। अब देखो, टोटल डिविडेंड कितना मिला था अपने को? 1,25,000। तो पूरा का पूरा चार्जेबल हो जाएगा, उसमें से कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस अलाउड नहीं किया जाएगा, और टीडीएस किस रेट पे करेगा? 20% पे। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर आएगा डी। ओके, आंसर डी, 125,000 एट। तो सेकंड क्वेश्चन इज अज्यूमिंग देवांश इज अ रेजिडेंट। अब इन्होंने बोला कि यार देवांश को आप रेजिडेंट मान लो। ठीक है, 2020-21 के लिए, एंड फिर डिटरमाइन करो कि आपका डिविडेंड कितना टैक्सेबल होगा। जैसे मैंने बोला था कि देखो, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में आपको कुछ भी एक्सपेंस नहीं मिलता, बट रेजिडेंट के केस में आपको अप टू मैक्सिमम ऑफ 20% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको डिविडेंड कितना रिसीव हुआ? डिविडेंड आपको कितना रिसीव हुआ? 1,25,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट हम कितना अलाउ करेंगे? इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे, वो कहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा? वो प्रोवाइजो दिया हुआ है टू सेक्शन 57, जहाँ पे दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ जो डिविडेंड इनकम आपको रिसीव हुई है उतना आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। तो एक्चुअल में अपना जो इंटरेस्ट था वो कितना था? 30,000। बट यहाँ पे ही अगर मेरे को डिविडेंड कितना मिला? 125,000, और उसका मैक्सिमम मेरे को कितना अलाउ होगा? 20%, विच इज 25,000। तो मेरे को मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? लोअर ऑफ द अबव 25,000। तो मैं 25,000 को अलाउ कर दूंगा, और जो मेरा 1,25,000 इनकम था उसमें से
25,000 अलाउ कर दूंगा तो मेरा कितना चार्जेबल हो जाएगा, 1 लाख। तो आंसर वुड बी 1 लाख। और दूसरी बात, जब आप रेजिडेंट को कोई भी डिविडेंड इनकम पे करते हो तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, which is given in the under section 194. Okay, so TDS rate is given under section 194 that you have to deduct 10% when you pay the dividend income to any resident. So you have to deduct the 10%. So our answer would be, so our answer would be 1 lakh and 10%. Move on the next question. Next question में आपसे क्या पूछा है कि आपका इंटरेस्ट और डिवेंचर कितना टैक्सेबल होगा, किस रेट पे टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ पीएलपी प्राइवेट लिमिटेड टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर देवांश एंड एट व्हाट रेट। लेट्स सी। देखो सिंपल सी बात है, हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे हमने पढ़ा कि जो पीएलपी लिमिटेड वाले डिवेंचर थे जिसको अपने को इंटरेस्ट इनकम मिला है, ठीक है, वो कौन सी कंपनी के थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थे, ठीक है। तो वहां पे जो चैप्टर 12A है वो तो अलाउ होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, लेट्स रिवाइज दैट, ठीक है। अब जो शेयर्स होते हैं, इफ शेयर्स कोई प्राइवेट कंपनी का है या पब्लिक कंपनी का है, दे आर एलिजिबल एसेट फॉर द चैप्टर 12A, जो कि ऑप्शनल चैप्टर होता है। डिवेंचर है या डिपॉजिट है तो वो पब्लिक कंपनी का होगा तभी वो एलिजिबल एसेट होगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये एलिजिबल एसेट होते हैं। बट यहाँ पे डिवेंचर हमारे पास कौन सा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो यहाँ पे ऑप्शनल चैप्टर 6 से तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन कौन से लगेंगे, 115A वाले, जो कि बताता है कि हमारा भाई इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। अब नॉर्मली आप जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है ऑन डिबेंचर, ठीक है, जो कि हमने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लिए थे, तो दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट इनकम कितना था, 1,20,000 एट द रेट 20%। प्लीज कंसीडर जब भी आप ये 20% लोगे, ठीक है, 20% की रेट ले रहे हो, तो तब आपको वो इंटरेस्ट, जो भी कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा तो ना तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ होगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, सिर्फ सीधा आपको जितना अमाउंट मिला है उसको 20% की रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैट इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देगा 1,20,000 टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उन्होंने पूछा कि कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ देवांश ऑन सेल ऑफ डिबेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, बिकॉज उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है। अगर पब्लिक कंपनी है और हम किसकी बात कर रहे हैं, डिबेंचर की बात कर रहे हैं, तो डिबेंचर अगर पब्लिक कंपनी की होगी तो हमने अभी पढ़ा कि वो एलिजिबल एसेट में आ जाते हैं एज पर चैप्टर 12A, तो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो एलिजिबल हो जाए चैप्टर 12A के प्रोविजन लग जाएंगे। अब चैप्टर 12A के प्रोविजन में उन्होंने बोला है कि हमें चैप्टर 12A में क्या होता है, फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलता है पर सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलता। फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मतलब जो अपना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बेनिफिट होता है, बट सेकंड प्रोवाइजो जो कि इंडेक्सेशन होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला कि आपको फर्स्ट प्रोवाइजो को भी इग्नोर करना है, दैट मींस अपन फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो को यूज नहीं करने वाले हैं। और एडिशनल बेनिफिट क्या होता है चैप्टर 12A में, चैप्टर 12A में हमको 115F का बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आप उस एसेट को बेच के आप इन्वेस्ट करोगे किसी सिक्योरिटी में, तो हम उस जो पोर्शन हमने उसमें इन्वेस्ट करा है उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है, और किस पे 10% की रेट से टैक्सेबल होता है, भले ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, है ना। तो लेट्स सी हम उसको कैसे डील करते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो हमारा सेल प्रोसीड्स होगा जो कि 16,25,000 है। 16,25,000 में हमारा बिका माल, उसमें से 7,000 रुपये हमने कमीशन दिया, तो नेट सेल प्रोसीड अपने कितने मिले, 16,18,000। उसके बाद हमने 4,50,000 में उसको खरीदा था, उस एसेट को परचेज किया था, ठीक है। तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 11,68,000। 11,68,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। बट अभी अपने को डिडक्शन भी तो मिलेगी अंडर सेक्शन 115। उसने क्या बोला, जो हमने सेल प्रोसीड इस एसेट्स को बेच के कमाए थे उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ, दूसरी सिक्योरिटीज में कर दिया। हमने कितना करा, हमने 16,18,000 में से 4,50,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो हमें प्रोपोर्शनेटली हमारा जो 11,68,000 का कैपिटल गेन आ रहा था उस पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमें कितना बेनिफिट मिल जाएगा, 324,845, एंड देन हमारा टैक्सेबल एलटीसीसी कितना आ जाएगा, 843,155। और ये टैक्सेबल हो जाएगा किस रेट से, 10%, क्योंकि हमारा जो चैप्टर 12A जो कि ऑप्शनल है नॉन रेजिडेंट के लिए, तो वो लग जाएगा, और उसमें 10% की रेट से ही जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम उसमें दोबारा रिवाइज करेंगे कि सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता, फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल होता है। बट एज
वी हैव बीन टोल्ड इन द क्वेश्चन दैट फर्स्ट प्रोवाइज यू हैव टू इग्नोर इट, तो हमने इग्नोर करा क्योंकि रेट्स भी नहीं दी हुई है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है, 115F का बेनिफिट होता है, तो वो हमने 115F का बेनिफिट ले लिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in fourth, our answer would be LTCG of 843,155. Okay, fine. Let's move on to the next question. So next move, fifth question is, पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि देवांश अगर रेजिडेंट इन इंडिया होता तो उसका कैपिटल गेन कितना होता। अब देखो, अगर वो इंडियन रेजिडेंट होता तो उसके लिए चैप्टर 12 अवेलेबल नहीं होता, चैप्टर 12 जो ऑप्शनल नॉन रेजिडेंट के लिए होता है वो अवेलेबल नहीं होता। अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो हम नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो रेजिडेंट होता तो उसपे फर्स्ट प्रोवाइजो तो मिलना ही नहीं है। ओके, अब बचा सेकंड प्रोवाइजो की बात, तो सेकंड प्रोवाइजो जब डिबेंचर होता है, डिबेंचर के केस में सेकंड प्रोवाइजो वैसे भी नहीं लगता, तो अपने को तो फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो को इग्नोर करना है। तो हमारा बेनिफिट कितना आ जाएगा, जो हमने कैपिटल गेन निकाला था पहले भी, पहले कितना निकाला था हमने, 11,68,000। बट हमने वहां पे हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला था, 115F का, जो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा अपने को क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड वैसे अवेलेबल नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 11,68,000। क्यों, क्योंकि डिवेंचर पे फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता, फर्स्ट प्रोवाइजो हम रेजिडेंट है और हमारे पास 115 का बेनिफिट नहीं है, 115F का। तो दैट इज दी फर्स्ट केस सिनेरियो वी हैव बीन कंप्लीटेड। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कराने का सिर्फ इतना ही है कि हम कंसेप्ट वाइज उसको केस सिनेरियो को समझें। देखो, केस सिनेरियो सेकंड है वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड केस सिनेरियो, अपील असेसमेंट टाइप ऑफ। बट अपील असेसमेंट में भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस बेसिस पे बन रहे हैं, हम उस पे जाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने केस सिनेरियो 2 भी आपको सॉल्व करके उसका रीजन भी बताया है। ठीक है, अब केस सिनेरियो 2 पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल केस सिनेरियो 2 पढ़ लेते हैं और जो भी आंसर होंगे अपन फिर देंगे। ओके, केस सिनेरियो 2 में क्या बोलते हैं, एक शुभ एसोसिएट करके एक फर्म है। ओके, शुभ एसोसिएट करके एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 वाज मेड अंडर सेक्शन 143 ऑन 28 अगस्त 2020। ठीक है, द असेसिंग ऑफिसर ने दो एडिशन करे। असेसिंग ऑफिसर ने एक तो 4 लाख का एडिशन करा है, क्यों, क्योंकि आपने टीडीएस के एविडेंसेस शो नहीं करे, और 5.5 लाख का एडिशन करा है उन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। ठीक है, 69 वाला सेक्शन। देन द असेसी कंटेस्टेड, अब असेसी ने क्या करा, जो ये सेकंड ग्राउंड था, सेकंड ग्राउंड को अपील में लेके गया कमिश्नर अपील्स के पास। ठीक है, अब कमिश्नर अपील्स के पास सेकंड मैटर चला गया। ओके, देन on 12 April 2021 the assessing officer issued notice under section 142(1). एक नोटिस इशू कर दिया 142(1) में। ये कब दिया जाता है, जब आप कोई भी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको असेसिंग ऑफिसर रिटर्न फाइल करने के लिए एक नोटिस इशू करता है कि आप रिटर्न फाइल करो, जो भी इस नोटिस में आपको टाइम दिया रहेगा उसके अंदर अंदर। तो उस नोटिस के रिस्पॉन्स में हमने रिटर्न फाइल करी है, दैट मीन, और हमने रिटर्न में लॉस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस और एनर्जी ऑपरेशन को क्लेम करा है। बट अपने को पता होगा कि जब हम 139(1) की ड्यू डेट के अंदर अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते तो हम बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेस होते हैं और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इवन हमने लेट फाइल करी है। तो ये ध्यान रखना है, और हमने यहाँ पे लेट फाइल ही करी क्योंकि हमने सामने वाले असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई 142(1) का नोटिस देके कि आप रिटर्न फाइल करो, तब हमने रिटर्न फाइल करी, हमने अपने आप से रिटर्न फाइल करी नहीं। देन उसके बाद मतलब दोनों रिलेटेबल चीजें नहीं, आगे रिलेटेबल चीजें नहीं है। जैसे अभी उसने बोला कि जो शुभ एसोसिएट है उसने इंटरेस्ट पे किया 14% टू दी पार्टनर्स अनिल एंड अजय। ठीक है, फ्रॉम 1/4/20, मतलब पूरे साल के लिए 14% की रेट पे अनिल और अजय को इंटरेस्ट पे किया है, और 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, मतलब पूरे साल के लिए। कहां चालू रहा, 1/3. और ये जो इंटरेस्ट है ना, ये हमने डीड में कब प्रोवाइड कराया, 1620 में हमने प्रोवाइड कराया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/20। बट आपको पता है कि डीड में अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं तो एप्लीकेबल नहीं होता, उसी डेट से एप्लीकेबल हो जिस दिन चेंज किया है। अब इन्होंने और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो अनिल है वो नॉन रेजिडेंट है और अजय है वो रेजिडेंट है। ठीक है, और क्या डिटेल्स दे रखी है, और दे रखी है कि शुभ एसोसिएट ने कोई लोन ले रखा था किसी एनबीएफसी से, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स उसने पे करी है, इंस्टॉलमेंट्स पे करी, मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे रखी है, और उसके मोड ऑफ पेमेंट दे रखे हैं, कैश, अकाउंट बैलेंस चेक, अकाउंट पे चेक, भीम, और देन कैश कैश कैश। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पेनल्टीज की भी कैलकुलेशन आ जाएगी। लेट्स सी, जो हमने ये तो पढ़ लिया केस सिनेरियो, क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अब क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है कि भाई क्या शुभ एसोसिएट एंटाइटल होगा कैरी
फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस एंड अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम्ड इन द रिटर्न। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, देखो हमने कब फाइल करी रिटर्न, जब हमें नोटिस आया असेसमेंट ऑफिसर से। तो हमने 139(1) के अंदर तो नहीं सबमिट करी रिटर्न। जब हमने 139(1) के अंदर सबमिट नहीं करी तो हम बिजनेस लॉसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट हाँ, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम बिजनेस लॉस को फॉरवर्ड नहीं कर सकते और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, इट कैन कैरी फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बट कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। तो हमारा आंसर होगा डी। ओके ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि देखो अभी क्या हुआ था, हमें सबसे पहले 143(3) का नोटिस आया, स्क्रूटनी नोटिस। उसमें हमारे दो इशू रिजेर हुए। एक तो 4 लाख का इशू हुआ जो कि टीडीएस की वजह से था, और 5.5 लाख रुपए अनएक्सपेक्टेड कैश की वजह से था। अब उसके जो कैश क्रेडिट वाला जो इशू था, उस पे जो असेसी था वो कमिश्नर अपील्स के पास चला गया। तो अब अगर वो अपील में चला गया तो क्या एट द सेम टाइम वो सेक्शन 154 और 264 के लिए जा सकता है? 254 क्या बोलता है कि आप कमिश्नर को बोलो कि आपका जो जो असेसिंग ऑफिसर ने किया है ना वो गलत किया है, आप मेरे को प्लीज रिलीफ दीजिए। तो 264 बोलता है कि अगर आप पूरे असेसमेंट ऑर्डर में से किसी एक भी पॉइंट पे अगर आप अपील में चले गए तो पूरा ही ऑर्डर आप 264 में नहीं जा सकते। मतलब अगर एक ऑर्डर है एक ऑर्डर पास किया, एक ऑर्डर में उन्होंने दो एडिशंस किए, ए और बी। अगर आप बी पॉइंट पे अगर आपने अपील कर दी, ठीक है, और ए पॉइंट पर अपील नहीं करी, तो इवन तो आपने ए पॉइंट पर अपील नहीं करी बट आप ए पॉइंट के लिए भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते अंडर 264। ओके, देन 154 क्या बोलता है कि ये बोलता है मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। आप उस अथॉरिटी के पास जाओ कि भाई जो आपने ऑर्डर पास किया था वो आपने उसमें कुछ गलती कर दी है, वो सही कर दो, ठीक है। अब 154 में क्या बोलता है कि अगर आप कोई मैटर अगर वो पेंडिंग है अपील में तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। मतलब एक ऑर्डर पास किया, एक ऑर्डर में अगर ए और बी मैटर पेंडिंग है और आप बी मैटर पे अपील कर दिया आपने, तो बी मैटर के लिए आप सेक्शन 154 चूज नहीं कर सकते, बट आप ए मैटर के लिए कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पे चीज क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि जो 5.5 लाख रुपए का अनएक्सप्लेन क्रेडिट वाला पॉइंट था, ठीक है, हम उसके लिए अपील में जा चुके हैं। अब अगर हम अपील में जा चुके हैं तो सेक्शन 154 में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो मैटर अपील में है उस मैटर के लिए तो हम सेक्शन 154 में नहीं जा सकते, तो 154 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और ना ही हम जा पाएंगे 264 में, क्योंकि ऑर्डर में से कोई भी पॉइंट अगर आप अपील में चले गए तो आप 264 में कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। दैट इज द टोटल वर्जन। तुम्हारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, इट कैन नेदर अप्लाई फॉर रिवीजन बिफोर कमिश्नर अंडर सेक्शन 264 और ना ही वो रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी अपना आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन 154 क्या है, पार्शियल मर्जर की बात करता है, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा होगा। सेक्शन 154 पार्शियल मर्जर की बात करता है, जहां पे बोलता है कि अगर कोई मैटर जो कि अपील में है आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और सेक्शन 264 टोटल मर्जर की बात करता है कि नॉट अलाउड टू रेक्टिफाई फुल ऑर्डर इवन इफ सिंगल मैटर गोज इन अपील, ठीक है। तो ये बात है, और इसलिए हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैटर था जो अपील में है हम उसके लिए ही कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना तो हम 54 में जा सकते हैं ना ही हम 264 में जा सकते हैं, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई एनबीएफसी को जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे थे, एज यू सीन उसमें मोड ऑफ पेमेंट दे रखे थे कैश, बैंक, ऑन भीम, यूपीआई एंड फिर कैश है ना। तो अभी आपको याद होगा 269 एसटी एंड 271 डीए। अब देखो 269 एसटी क्या बोलता है कि नो पर्सन शुड रिसीव मोर देन 2 लाख। फाइन, कोई भी बंदे को 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं करने, तो एनबीएफसी ने 2 लाख से ज्यादा क्यों रिसीव करा? देखो, नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, या तो इन अ डे में भी रिसीव नहीं कर सकते, या फिर अलग अलग डेज पे बट सिंगल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं कर सकते, या फिर किसी पर्टिकुलर एक इवेंट ओकेजन या पर्पज के लिए जो पैसा है ना वो भी आप अलग अलग डेज पे भी एग्रीगेट भी 2 लाख से ज्यादा नहीं पे कर सकते, रिसीव कर सकते। 269 एसटी ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और 269 एसटी से आपको एक्सेप्शन कौन कौन से मिलेंगे? बैंकिंग कंपनी, आरबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट, ये सब उसके एक्सेप्शन है, कोऑपरेटिव बैंक है ना। बट यहाँ पे कहीं भी एनबीएफसी दिया हुआ है, कहीं भी एक्सेप्शन में कहीं भी एनबीएफसी नहीं दिया हुआ ना, तो एनबीएफसी पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्शन, तो एनबीएफसी के लिए तो 269 एसटी भी एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी एनबीएफसी को कैश पे कर रही है तो वो 2 लाख से ज्यादा नहीं पे कर सकती, बट नॉर्मली आपने देखा होगा लोन तो अपन 2 लाख से ऊपर का लेते हैं और हम कैश में पे भी करते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे सर्कुलर आया, वरना क्या होगा, वरना होगा क्या कि जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया एनबीएफसी को, एनबीएफसी से, ठीक है, मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूँ। तो मैं अगर देखूं तो मैं 10-10 हजार करके, क्योंकि ये
पर्टिकुलर टू वन ओकेजन है, पर्टिकुलर टू वन इवेंट है, मैंने एक लोन लिया तो उससे रिलेटेड मैं पैसा पे करते जा रहा हूँ, तो एनबीएफसी को तो 2 लाख से ज्यादा रिसीव हो रहा है ना कैश में, तो बट वो तो मना करता है ये सेक्शन। तो उन्होंने बोला कि इन केस ऑफ एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी ने कोई लोन दिया और उसका रीपेमेंट कर रहा है सामने वाली पार्टी, तो अगर वो पर इंस्टॉलमेंट 2 लाख से कम है ना तो चलेगा, एग्रीगेट नहीं करना। वो बोलते हैं कि हर इंस्टॉलमेंट अपना एक सिंगल अपना महत्व रखेगी। क्या बोला उसने, इन दिस कंटेक्स्ट इट इज क्लैरिफाइड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट इन नेचर ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, receipt of one installment of loan repayment in respect of a loan shall constitute a single transaction। तो हम बाकी जो जैसे 10,000 रुपए की जो मैं एन नंबर ऑफ पे कर रहा था ना मैं इंस्टॉलमेंट्स, तो उनको एग्रीगेट नहीं करना है, मेरे को उसको सिंगल ट्रांजेक्शन ही रखना है। तो सिंगल ट्रांजेक्शन तो 2 लाख से कम की है तो वो अलाउ हो जाएगी। तो उसने बोला कि इंस्टॉलमेंट पेड फॉर अ लोन शेल नॉट बी एग्रीगेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 269 एसटी। तो ये सर्कुलर एप्लीकेबल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एनबीएफसी को 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट पे कर रहे थे, ठीक है। तो 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट हम कहाँ पे किया हमने, यहाँ पे तो हमने 2 लाख से कम का अमाउंट पे किया, क्योंकि हमें तो अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग दिखना है ना, हमें तो सब ट्रांजेक्शन अलग अलग दिखना है। तो 1,20,000 हमने नहीं पे करा, 2 लाख से ज्यादा 1.5 लाख भी हमने अकाउंट पे चेक से पे करा, 1.5 लाख हमने भीम पे से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ पेमेंट है। 1,20,000 विच इज नॉट एक्सीडिंग 2 लाख, 50,000 भी एक्सीड नहीं करा 2 लाख से, और 30 सितंबर को हमने 3 लाख पे करा, जो कि 2 लाख से एक्सीड कर रहा है। तो हमारी पेनल्टी कितनी है, 271 डीए। वो बोलते हैं कि अगर आपने 269 एसटी का कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपका पेनल्टी हो जाएगा 100%। ओके, तो आपने कॉन्ट्रावेंशन कितने से कर दिया, 3 लाख रुपए से, तो 3 लाख रुपए आप पे पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 271 डीए। वरना अगर ये एनबीएफसी नहीं होती, अगर मैं कोई और बंदा होता यहाँ पे जिसको मैं लोन रिपेमेंट कर रहा होता, तो वहां पे ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होता। उस केस में क्या होता, मैं बोलता कि यार 1,20,000 ये जो मैंने कैश में पे करा, 1,20,000 और फिर 50 और 3 लाख, इन सबको मिला के इतना मेरा कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोन से रिलेटेड ही तो मैं इंस्टॉलमेंट पे करता रहा हूँ किसी एक पर्पज के लिए। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्कुलर ने बोला था कि हमें सब जो उसकी इंस्टॉलमेंट उसको कंबाइन नहीं करना है, तो इसलिए हमने कंबाइन नहीं करा, ठीक है। तो इसलिए उस सर्कुलर की वजह से सिर्फ 3 लाख रुपए की पेनल्टी आएगी 271 डीए में, क्योंकि बाकी जो सारे ट्रांजेक्शन है वो 2 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3 लाख अंडर सेक्शन 271 डीए इट कैन बी इम्पोज्ड बाय जॉइंट कमिश्नर। तो ये भी है कि आप जो 271 डीए की पेनल्टी है वो सिर्फ कौन लगा सकता है, आपका जो जॉइंट कमिश्नर। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टैक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू अजय एंड अनिल। अजय अनिल को हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए डिडक्ट टू टैक्स, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, कैसे करें। तो इसमें क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो उस पर उसे टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। वो आगे क्लैरिफिकेशन क्या है कि अगर वो पार्टनर रेजिडेंट है तो आपको टीडीएस काटने की नीड नहीं है, अगर वो पार्टनर नॉन रेजिडेंट है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनिल हमारा नॉन रेजिडेंट था तो अनिल के केस में हमें टीडीएस काटना पड़ेगा, बट अजय के केस में हमें टीडीएस काटने की नीड नहीं है क्योंकि वो रेजिडेंट है। हमारा आंसर हो जाएगा नो टैक्स is required to deduct in case of Ajay, but tax is required to deduct in payment to Anil. Okay, Anil is a non-resident. Okay. Then next question: what is the amount of interest to be allowed while computing business income of the firm for assessment year 2021-22? Assuming that tax was restored, ठीक है। देखो हमने टोटल कितने का पेमेंट करा था, 7 लाख इंटरेस्ट का पेमेंट करा था, जो कि 14% की रेट के हिसाब से था, और हमें प्रोविजन पता है कि हम 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते पार्टनर्स को। तो मतलब हमें 7 लाख डिवाइड बाय 14 into 12 करेंगे तो 6 लाख हम मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं पूरे साल का, ठीक है, क्योंकि 12% की रेट से। अब अगर, क्योंकि देखो हमारा जो डीड साइन हुआ था वो कब हुआ था, 1/6/20 को, तो हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है हम कब से एलिजिबल है पे करने के लिए, 1/6/20 से, मतलब 10 महीने के लिए 1/6/20 से 31 मार्च 2021 तक, तो 10 महीने के लिए हम पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 12 महीने का दिया हुआ है, तो हमने 6 लाख जो 12 महीने का उसको 10 लाख दिन में 10 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो हम कितना मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, 5 लाख। तो हमने दो चीजें करी, एक तो हमने टाइम फैक्टर एडजस्ट करा और एक हमने जो रेट का एडजस्टमेंट था वो हमने करा, क्योंकि हम 14% की रेट से पे कर रहे थे बट हम अलाउ 12% ही, तो हमारे अलाउ कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब ये तो हमारे थे केस सिनेरियो 1 एंड केस सिनेरियो 2। नाउ वी विल बी गोइंग इनटू द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, ठीक है। इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी हम पढ़ लेते हैं, ये देखो बहुत ही छोटे हैं बट लेट्स सी, क्योंकि आईसीआई ने क्या करा है, मोस्टली सब चीजों को टच करने की कोशिश करिए, तो अपन भी टच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 5 लाख, है ना। तो क्वेश्चन 11 में क्या बोलता है कि मिस्टर अनीश है जो कि रेजिडेंट है, इंडिविजुअल 45 इयर्स, ठीक है, उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है 16/1/2021 को, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 1,25,50,000 का।
और देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करके देखा, आपने दिमाग लगाना नहीं है। अब इन्वेस्ट करा उसने, उसमें से 50 लाख रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, 54 इसी के बॉन्ड में 15/3/21 को, तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार और इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख रुपए हम उसने सेम बॉन्ड्स में 14/6/21, बट ये भी 6 महीने में इन्वेस्ट करा, बट मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितनी मिलती है, 50 लाख तक की, तो ये अपने लिए इरेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एलटीसीजी के अलावा भी उसके पास कितनी इनकम है, 1,50,00,000 की। ठीक है, तो उसने 115 बीएसई ऑप्ट नहीं करा है, तो हमें टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कौन सा है, अंडर सेक्शन 112, ना कि 11A और ना कि 112A। अगर 111A या 112A होता तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता था, 15% उस इनकम पे। बट यहाँ पे क्योंकि ये इट इज 112 है, तो यहाँ पे वो वाला सेक्शन नहीं लगता। अगर क्योंकि यहाँ पे ये इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल केस में अगर 2 करोड़ से ऊपर उसकी इनकम जाएगी तो सरचार्ज कितना हो जाएगा, 25%। अगर वो 5% से कम, 5 करोड़ से कम रहती है इनकम, ठीक है, तो वो वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे 11A और 112A वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाला कैपिटल गेन नहीं है हमारे पास। 112A वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। देखो अपना पहले सबसे पहले कैपिटल गेन कितना था, 1,25,50,000, जिसमें तो 50 लाख का मेरे को 54 इसी में एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 75,50,000। और उसके बाद मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, 1,50,00,000। ठीक है, तो टोटल मेरा इनकम कितना हो जाएगा, 2,25,50,000। अब देखो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है वो कितने पे टैक्सेबल होता है, 20% पे। तो मेरा जो 75,50,000 है वो 20% पे टैक्सेबल हो जाएगा, एंड मेरा 15,10,000 टैक्स आ जाएगा। और फिर बैलेंस इनकम में मेरा क्या हो जाएगा, अप टू 10 लाख 1,12,500, और अबव 10 लाख 1,50,00,000 जो मेरी अदर बैलेंस इनकम थी, 1,40,00,000, तो 1,40,00,000 पे 30% लगेगा मेरा टैक्स, तो ये मेरा हो जाएगा 43,12,500। ठीक है, तो टोटल मिला के मेरा टैक्स कितना बन जाएगा, 58,22,500। ठीक है, अब सरचार्ज कितना लग जाएगा, 25%। जैसा कि मैंने बोला कि नॉर्मली जो 111A और 112A, ठीक है, अगर उस केस में होता तो हम उस पर सिर्फ 15% ही सरचार्ज लगाते, बट यहाँ पे क्योंकि वो 112A वाला है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी इनकम है ना जो, वो देखो 2,25,00,000 चली गई, तो मतलब 2 करोड़ से ऊपर चली गई, 5 करोड़ से कम है, तो दैट मीन सरचार्ज कितना लगेगा, 25%। तो 58,22,500 पे हमने 25% सरचार्ज लगाया, उस पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया 4%, तो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, 75,69,250। ओके, तो ये अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी का आंसर आ जाएगा अपना। जब अपन आंसर देखेंगे तो 75,69,250 ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 एंड से रिलेटेड। यस, 194 एंड। इसमें क्या बोल रखा है कि कुणाल एंड कंपनी एलएलपी एक एलएलपी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है। उसने बैंक अकाउंट से 70 लाख रुपए निकाले हैं कैश में, तब 31/8 से पहले। देखो ये जो सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था ये 19 में ही एप्लीकेबल हो गया था, और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। तो अमेंडेड सेक्शन जो एप्लीकेबल हुआ था वो सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था, वो एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2020 से। ओके, तो हमने 70 लाख को कब तक रिसीव होगा, 31/8/2020, और उसके बाद 55 लाख अपने को रिसीव हुआ 19 से लेकर 31 मार्च 21 तक। द पर्पस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द बैंक वाज बाइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन उसके लिए है अगर आपने उस बैंक को एक नोटिस दिया है कि यस मैं इस पर्पस के लिए पैसा निकालूंगा, और आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी के मेंबर हो, उस चीज में आपका एक एग्जेम्पशन आता है। बट यहाँ पे आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, बाय कुणाल एंड कंपनी ऑलवेज फाइल रिटर्न। तो इसका रिटर्न भी इसने टाइम पे फिल किया है। अगर रिटर्न टाइम पे फिल नहीं करता पिछले 3 सालों का, तो हम क्या करते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, और उसके ऊपर 5% हम टीडीएस काटते हैं। बट एज दे हैव फाइल्ड द रिटर्न ऑन टाइम, ठीक है, तो हमेशा के लिए, तो फिर जो रेट है वो 1 करोड़ से ऊपर जो भी आपने कैश विड्रॉल किया है वो @2% पे आपका टीडीएस कटेगा। तो देखो आपने कितना विड्रॉल किया है, 70 लाख प्लस 55 लाख, दैट इज 125 लाख। ओके, मोर देन 1 करोड़ कितना है, 25 लाख। तो 25 लाख पे आप कितना टीडीएस काट दोगे, इंटू 2%, विच इज 50,000। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस टीडीएस ऑफ 50,000 इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ओके फाइन, तो अपन मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो टैक्स असेसमेंट किया गया मिस्टर बिमल का फॉर वट एवर ईयर। सो उन्होंने 125 लाख का डिमांड निकाला। अब 125 लाख का डिमांड निकाला तो हमने ये रिकवर करना है। शशि के पास क्या क्या है, बैंक फिक्स डिपॉजिट है उसके पास 25 लाख का। देन उसने कुछ पैसे लेने हैं श्रीधर एंड कंपनी से 25 लाख रुपए, जो कि इसके रिसीवेबल खड़े हैं। ठीक है, उन्होंने एक लैंड अपने सन को जो कि 38 ईयर्स का था, मतलब माइनर नहीं था, ठीक है, 3 साल पहले गिफ्ट किया था, जिसकी आज प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 22 लाख है। और एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था अपने बेटे की वाइफ को, जो कि गिफ्ट डीड किया था उन्होंने 2016 में। ठीक है, और एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है लंदन में उनका। ठीक है, तो ये सब उनके 5 प्रॉपर्टीज हैं।
कौन कौन से प्रॉपर्टीज, एक तो उनका बैंक एफडी हो गया, एक उनका रिसीवेबल हो गया, एक उन्होंने जो नेकलेस गिफ्ट किया था, एक उन्होंने जो लैंड गिफ्ट किया था, और एक अपार्टमेंट जो कि उनका लंदन में अपार्टमेंट पड़ा है। तो ये सब उनके प्रॉपर्टीज है। तो इनमें से कौन कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी ऑफिसर यूज कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ दी टैक्स ड्यूज विच एवर इज एप्लीकेबल। तो सी एनी मूवेबल इमोल प्रॉपर्टी और रिसीवेबल आर कैन बी यूज्ड एंड बैंक भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या यूज कर सकता है, बैंक एफडी भी यूज कर पाएंगे टैक्स रिकवरी ऑफिसर, और दूसरी कौन सी, जो अपार्टमेंट है वो भी यूज कर पाएंगे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, इसको भी यूज कर लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका रिसीवेबल है फ्रॉम शुगर एंड कंपनी वो भी यूज कर लिए जाएंगे। अब आपने अपने सन को एक लैंड गिफ्ट कर दिया है, अब ये जो एसएससी के पास तो नहीं है लैंड, तो क्या टैक्स रिकवरी ऑफिसर यूज कर पाएगा? तो देखो इसमें एक प्रोवाइजो है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बोलता है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी टू किस किस को, हम देखेंगे किस किस को, अगर उसने अपने स्पाउस को या फिर माइनर सन को या फिर सन की जो वाइफ है उसको। देखो यहाँ पे माइनर सन की वाइफ नहीं है, कोई भी सन की वाइफ हो चाहे वो मेजर हो, है ना, और सन के माइनर सन को। ठीक है, तो अगर इन चारों को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है फॉर दी इनएडिकेट कंसिडरेशन, तो वो भी हम ये मानेंगे कि ये एसएससी की ही एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने एक तो सन को लैंड गिफ्ट किया है, तो सन तो 38 ईयर्स का था, माइनर नहीं था, तो वो तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर कलेक्ट नहीं कर सकता। बट उन्होंने एक डायमंड जो नेकलेस उसके सन की वाइफ को गिफ्ट किया था, तो वो तो यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो तो एसएससी की प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बैंक एफडी हो जाएगा, रिसीवेबल भी हो जाएगा, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हो जाएगा, डायमंड नेकलेस हो जाएगा, बट लैंड ट्रांसफर करिए सन को, वो नहीं यूज हो पाएगा। तो 1 2 3 4 जिस भी ऑप्शन में आ रहा है वो हमारा आंसर है। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस राइट। तो वो एक्सप्लेनेशन, जो प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन है उससे ही ये चीज क्लियर होगा, फंडा क्लियर होगा। ओके, तो उसके बाद बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोलता है कि दो टैक्स टनेज कंपनी थी एक्स एंड वाई, ठीक है, अब वो अमेलगमेट होकर जेड लिमिटेड बना ली, जो कि क्वालिफाइंग कंपनी है टैक्स टनेज टैक्स स्कीम के लिए। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड जो अमेलगमेट हुई उसके पास तो 8 साल का भी अनएक्सपायर्ड पीरियड पड़ा था। देखो नॉर्मली 10 साल के लिए टनेज टैक्स स्कीम होती है, 10 साल के लिए आप टनेज टैक्स स्कीम ले सकते हो। अब उसका अनएक्सपायर्ड पीरियड 8 साल था, और वाई लिमिटेड का अनएक्सपायर्ड पीरियड 6 साल था। तो जब वो अमालगमेट हो गई ना, तो यहाँ पे अमालगमेशन का एक प्रोविजन आता है टनेज टैक्स स्कीम के केस में, कि अगर दो टनेज टैक्स कंपनीज अमालगमेट हो जाती है और एक ऐसी कंपनी फॉर्म करती है अमालगमेटेड कंपनी विच इज एलिजिबल फॉर द टनेज टैक्स स्कीम, देन जो उनका गोइंग फॉरवर्ड उनका जो टनेज टैक्स स्कीम का पीरियड होगा ना, तो जो दोनों कंपनी अमालगमेट हुई हैं उनमें से जिसके पास हाईएस्ट पीरियड था ना, वो वाला पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो एक्स कंपनी के पास 8 साल पड़े हैं, वाई कंपनी के पास 6 साल पड़े हैं, तो कौन सा ज्यादा है, 8 साल ज्यादा है, तो 8 साल के लिए वो आगे टनेज टैक्स स्कीम कंटिन्यू कर सकता है, कौन, जेड लिमिटेड। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8। So we move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 206C1H टीसीएस के प्रोविजन से रिलेटेड है, जो नए प्रोविजन है। उसमें देखो क्या बोलता है कि सुरेश एक जो रिटेलर है उसने स्पेयर पार्ट सेल किए, सॉरी परचेज किए फ्रॉम द पीटल एलएलपी। ये पर एक 206C1H करके एक प्रोविजन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर 50 साल से ज्यादा का 50 लाख से ज्यादा का सेल किया जाता है, ठीक है, तो अगर जो 50 लाख से ऊपर की जो ज्यादा का सेल का जो अमाउंट कलेक्ट होगा उससे हम कितना टीडीएस काटेंगे, टीसीएस काटेंगे 0.1%, और इन केस ऑफ द कोविड पीरियड 0.075%। ठीक है, तो वो हमें टीसीएस काटना है। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो सुरेश है ना, सुरेश ने अपना पैन नहीं दिया, ठीक है, उसने पैन नहीं दिया, पैन की जगह पे आधार कार्ड दे दिया। अब हम एक और प्रोविजन पढ़ते हैं कि अगर पैन नहीं दिया तो वो एक अपन एडिशनल चार्ज लगाता है टीसीएस का, मतलब हाई रेट पे चार्ज करता है टीसीएस। यहाँ पे आप देखोगे तो सुरेश ने पैन की जगह पे आधार दे दिया, तो आधार और पैन तो दोनों कंबाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नॉन कंप्लायंस नहीं आएगा। तो अभी कितना टीसीएस काटना चाहिए अपने को, 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पे कितना टीडीएस काटना चाहिए, टीसीएस काटना चाहिए 0.075%, बिकॉज इट इज अ कोविड पीरियड जो ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो हम अगर 5 लाख पे इंटू 0.075% करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या करना है मेरे को, 5 लाख इंटू 0.075%, तो वी विल गेट 375 रुपीज, ये हमें टीसीएस काटना है। ओके, अब यहाँ पे देखो इसने टर्नओवर भी 12 करोड़ दे रखा है, टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए अगर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होना है, तो 10 करोड़ से ऊपर है, दैट मींस दिस प्रोविजन शुड बी एप्लीकेबल। अगर ये 9 करोड़ दिया तो ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होता, तो जीरो आंसर आता, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं।
क्वेश्चन है वो मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जैसे डोमेस्टिक कंपनी है, तो डोमेस्टिक कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए तक का टैक्स बनता है, 1 करोड़ रुपए तक की इनकम है, तो आप पे जो टैक्स लगता है वो विदाउट सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से जैसे आपकी इनकम ऊपर जाएगी तो पूरे टैक्स पे आपका 7% सरचार्ज लग जाएगा। तो इस आप देखोगे ना, तो कई बार क्या होता है कि 1 करोड़ से जस्ट मान लो कि 1 लाख रुपए ऊपर हुआ, पर वो सरचार्ज तो क्या होगा, 1 करोड़ के जो टैक्स होगा उस पर भी लग जाएगा। तो वो बहुत ही एक्सेसिव बर्डन हो जाता है एसएससी पे। तो हम यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, अगर उसकी इनकम 10 करोड़ होती तो 10 करोड़ पे जो टैक्स बनता उस पे हम 25% जो 7% का सरचार्ज लगा देते, ठीक है, तो ये अपना उसका टैक्स बन जाता। बट उसके सिर्फ 1 लाख की इनकम बढ़ने की वजह से उसका टैक्स कितना इंक्रीज हो गया कि आपको अभी क्या करना पड़ेगा, 10 करोड़ 1 लाख पे 25% लगा के, और उसके ऊपर आपको जो सरचार्ज है ना वो 12% लगाना पड़ेगा। तो जो आपकी प्रीवियस वाली जो टैक्स इनकम पे जो टैक्स आ रहा था जिसपे 7% सरचार्ज लग रहा था, तो उस पर भी 12% लगेगा। तो अब अगर आप देखोगे आइडली, अगर वो 10 करोड़ इनकम कमा रही होती तो वो कितना टैक्स पे करती, 2 करोड़ 67,50,000, बिकॉज 10 करोड़ पे 25% इंटू 107% हो जाता, 7% सरचार्ज लगता, तो उसका कितना इनकम होता, इनकम टैक्स होता 267,50,000। बट जैसे ही उसका इनकम 10 करोड़ 1 लाख हुआ, तो सिर्फ 1 करोड़ मतलब 1 लाख की इनकम बढ़ने की वजह से उसका जो टैक्स है वो 2 करोड़ 67,51,000 से 2 करोड़ 80 लाख हो गया। दैट मीन्स उसने सिर्फ 1 लाख की इनकम एक्स्ट्रा कमाई और उसको टैक्स कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 13 लाख रुपए। दैट इज रॉन्ग विद दी एसएससी ना। एसएससी बोलेगा मैं 1 लाख की इनकम एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, उसके लिए आप 13 लाख रुपए टैक्स वसूल कर रहे हो। तो सरकार ने बोला ठीक है भाई, आप इतना मत पे करिए, बट आपने 1 लाख की जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई है ना, हम उतना टैक्स तो लेंगे आपसे, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो अब हमारा जो मैक्सिमम टैक्स कितना पे करेंगे अभी, 2 करोड़ 67,50,000, जो कि हम 10 करोड़ की इनकम भी पे करते, प्लस जो हमने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है मैक्सिमम कितनी, 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम कमाई है ना हमने, तो हम कितना ऐड कर देंगे, 2 करोड़ 68,50,000। तो हम इतना ही टैक्स सरचार्ज पे करेंगे। अब इस पे हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन सेस लगा देंगे, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस हो जाएगा। तो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 279,24,000, ये हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। सो गाइस, दिस वाज द केस सिनेरियोस, अपना जो एमटीपी का जो सीरीज बना है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, और भी जो मॉक टेस्ट सीरीज आ रही है या फिर जो भी स्टफ आईसीआई इशू कर रही है उससे रिलेटेड जो भी आपको कुछ डाउट हो, तो आप कभी भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और इवन आप कमेंट सेक्शन में भी, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस अपलोड करवानी है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप लिखो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।